So students, we'll start with sum number 41 of cash flow statement. In this sum, full cash flow statement will be prepared. See, आपको जनरली जो सम आता है इसमें बैलेंस शीट दी होती है जब पूरा सम पूछा होता है कैश फ्लो का. He says prepare cash flow statement on the basis of information given in the balance sheet of Limbra Limited as at 31st March 2021 and 31st March 2020. अब देखिए इक्विटी लायबिलिटी साइड में हम ना यहाँ पे साथ साथ में बच्चे करते रहेंगे कि वो किस एक्टिविटी में आना है. पहले एक दो सम जो ना हम बुक पे लिख के करेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटी है और प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा. अब देखिए इस इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है. शेयर कैपिटल किस पार्ट का पार्ट है? ए बी सी बोलना है आपने. मतलब यहाँ आपने ए बी सी बोलना है, यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग लिख के आना है. सी का पार्ट है. ये ऐड होगा या लेस होगा? इशू ऑफ शेयर रिडेम्पशन है. इशू ऑफ शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो शेयर इशू हुए हैं, है ना. हमने वहां लिखा था ना जब हमने फॉर्मेट डिस्कस किए, मैंने लिखवाया था इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा, करंट ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर आएगा. याद है ना. फॉर्मेट अपना आगे खोल लो. पहले 4-5-6 सम्स आपने फॉर्मेट आगे खोल के करने हैं बिकॉज मैंने मना किया वो आपको लर्न करने के लिए. फॉर्मेट लर्न नहीं करना किसी ने, लर्न होना चाहिए. जब सम्स करोगे लॉजिक के साथ लर्न होगा. अगर पहले फॉर्मेट लर्न करोगे क्रैमिंग बन जाएगी. ठीक. सो वहां जहां लिखा है शेयर कैपिटल उसके आगे हल्का सा लिख लीजिए सी प्लस लिख लीजिए सो दैट कि जब हम सी पार्ट पे आए हमें पता हो. ठीक. देन इज रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस आप देखिए इसका नोट नंबर में नोट डाला हुआ है, नोट नंबर 1. जिसका नोट होना उसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो में से फिर नोट पे होनी है, यहां से नहीं होनी. समझ आई बात? बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कुछ हो सकता था. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, सरप्लस हो सकता था. हमने देखना है नोट नंबर दिया है. नीचे नोट नंबर में क्या लिखा है उसने, क्या आइटम दी हुई है? सरप्लस दिया है. सरप्लस दैट इज द बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. और ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट. कहाँ आना चाहिए ये? कहाँ आना चाहिए? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यस, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट. शुरू में लिखते हैं, याद है शुरू में लिखते हैं नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर. फॉर्मेट में चेक करो वहां लिखा है इंक्रीज इन सरप्लस. ऐसे मैंने लिखवाया था. जितना पोर्शन सरप्लस का इंक्रीज हो, ये वो पॉइंट है. समझ आ रही है? जब आप एक दो सम्स ऐसे करोगे ना स्टार्टिंग वाले, आपको एक एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. फिर आपको उसके बाद मुश्किल नहीं रहेगी, आपको वैसे ही पॉइंट सारे याद होने शुरू हो जाएंगे. ठीक. सो इट विल बी ए पार्ट प्लस स्टार्ट सम आपका यहाँ से होना नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर. इसमें हम सारी एप्रोप्रिएशंस, एडजस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस तीनों यहाँ करेंगे. ठीक. देन कमिंग बैक टू बैलेंस शीट, सेकंड मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज. उसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये क्या है? पहले बात किस में आएगा? ये ए बी सी किस पार्ट में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ आना चाहिए? डिवेंचर्स हो सकते हैं. सी पार्ट. सी में आएगा बिल्कुल. सी पार्ट में आएगा ये. और ये अब कम हो रहा है. दिस इज इश्यू और रिडेम्पशन. वी हैव टेकन द लोन और वी हैव रिडेम्पशन. यस. क्या होना चाहिए? रिडेम्पशन है माइनस पे कर दिया. सी माइनस वहां लिख लीजिए सी माइनस. समझ आ रहा है? अभी तक कोई पॉइंट पूछिए. पहले अभी 3 पॉइंट हमने कर लिए हैं. हमने ऐसे 2-4 सम ऐसे करने हैं, उसके बाद आपको आदत पड़ जानी है, आपको चल जाएगा पता डिफरेंशिएट करना है कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है. आप इजीली कर लोगे. पहले हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तब चलेगा. यहाँ तक कोई पॉइंट किसी को ना समझ आया हो. सो नेक्स्ट इज फ्रंट. यस बेटा बोलिए. तानिया ने हैंड रेज किया था. संयम. हाँ जी. सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रिडेम्पशन कैसे? क्योंकि पहले पिछले साल 1.5 लाख का था, अभी 1 लाख रुपए का. साल जो है उल्टे दिए होते हैं बैलेंस शीट में सबको, है ना. 21 करंट ईयर पहले दिया हुआ है ना, और प्रीवियस ईयर बाद में दिया होगा. बैलेंस शीट फॉर्मेट ऐसे ही है ना. ठीक है. तो पिछले उनका देखना पड़ेगा आपको. लास्ट ईयर 150 था, इस साल 1 लाख है, तो 50,000 का लोन हमने वापस कर दिया. रिडेम्पशन माइनस. ठीक. ओके. ट्रेड पेबल्स है करंट लायबिलिटीज में. ये कहाँ आएंगे? पहली बात तो आने कहाँ पे है?
आने कहाँ पे है ये? A. हाँ जी, A. ए में अब आगे भी कई सब हेड्स हैं इसके, एप्रोप्रिएशन, एडजस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज। Working capital change. ठीक है, अपने सामने होपफुली आप लोगों ने फॉर्मेट खोला हुआ है, आप देखो वहां लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लिखा था ना। तो करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेएबल, इसलिए ये वर्किंग कैपिटल में ए पार्ट में आएगा। अब बात ये है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर 48 था, इस पर 40,000 है, 8,000 से डिक्रीज है Minus. बिकॉज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डिडक्टेड। क्लियर हो रहा है पॉइंट? वहां पर लिख लीजिए ए माइनस। देन कमिंग टू द एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स लास्ट ईयर पहली बार तो आनी कहाँ पे है? द टेंजिबल एसेट्स मींस से लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, ये है B. बी में आनी है। दूसरी बात 560 थी अब 850 हो गई, 560 थी अब 850 हो गई, इंक्रीज कैसे हुई होगी? क्या किया होगा हमने कि हमारी इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स Purchase. एसेट जो है इनफ्लो है या आउटफ्लो है? Outflow. बिकॉज हम पैसा पे कर दिया होगा, मशीनरी परचेज के लिए पैसे दिए थे, तो फिर ये माइनस होगा, लिखिए वहां बी माइनस, बी माइनस। देन इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली इसका बताइए क्या होगा, किस पार्ट में आएगा और क्या होगा? B. बी, बिल्कुल ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बी। देन प्लस या माइनस? Minus. माइनस, बिकॉज Minus. 160 अब हो गया 232,000, इट मींस इट इज परचेज एंड परचेज मींस आउटफ्लो। देन कमिंग टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या है, किसमें आएगा? ए। हाँ जी, ए में। ए में कहाँ? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको ठीक कौन करेगा? सभी को ही ठीक लग रहा होगा, लेकिन एक बात बच्चे को लगे भव्या, C. सी नहीं, सी भी गलत, अब बी बच गया, बी, ए भी मैंने पूछ लिया, सी भी मैंने गलत कर दिया, भव्या बताइए। सर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ है। पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने कहा था, करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इकट्ठे कर देने हैं इस चैप्टर, याद है? ठीक है, ये ऐसी एसेट है, करंट एसेट है, तो वो करंट एसेट लेकिन वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लास्ट में जाके आएगी, याद है? करना कैसे है तो करके दिखाता हूँ, ठीक। देन इज इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज कहाँ आएगी केतन? सर करंट एसेट। करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल में ए पार्ट में आएगी, प्लस होगी या माइनस? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन करंट एसेट इज सर प्लस। प्लस करेंगे, लिख लीजिए ए प्लस। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, ए माइनस वहीं पे वर्किंग कैपिटल में, ठीक। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डन, चले ठीक है, करें अब सम हम, ठीक है। यस, देखिए बेटा, फर्स्ट हम बात कर रहे थे, दिस इज नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, जो है आपका, जो दिया हुआ है आपको नोट नंबर 1 में, सरप्लस जो डिफरेंस था यही था। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट तो ये होता है नेट प्रॉफिट, उसके बाद होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में होता है आपका दैट टैक्स प्रोवाइडेड, डिविडेंड प्रपोज्ड, देन इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ वो कोई आइटम नहीं दी हुई है, मींस नो एप्रोप्रिएशन इज देयर। उसके बाद क्या आता है, एप्रोप्रिएशन के बाद क्या आता है सब है ये पार्ट में? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में क्या होता है, क्या क्या होता है, आइटम्स क्या होती हैं उसकी? एडजस्टमेंट, Depreciation interest. Goodwill Goodwill amortized. लॉस ऑन सेल होता है, इसमें से कोई नहीं, एडजस्टमेंट भी नहीं, समझ आ रही है? इट मींस कि नेट प्रॉफिट ही जो है, it has been, it can be named as net profit before working capital changes because there is no appropriation, there is no adjustment, directly we can shift to the working capital changes because बीच में दो सब हेड्स नहीं है। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया that increase in current liability and decrease in current asset is added, ऐसे होता है, increase in current liability and decrease in current asset is added and reverse is deducted, means the decrease in current liability and increase in current asset
एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट आर एडेड एंड डिडक्टेड। हमने पहले डिस्कस कर लिया ये कौन सी चीज ऐड होनी है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, कौन सी लेस होनी है। ये आपके तीनों ऐड लेस होके आ गए। इन तीनों को अब आपने सॉल्व किया। 54 + 6 - 8 52, इसको इसमें आपने ट्रीट किया। 1 लाख पहले पड़ा हुआ था हमारा नेट प्रॉफिट प्लस 52, तो ये आपका आ गया, एक्चुअली ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे ही था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन यहाँ पे टैक्स भी नहीं है, उसके ऊपर टैक्स होता है, टैक्स यहाँ पे है नहीं, तो सीधा आपका यही आंसर है ए पार्ट का, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि सारी आइटम्स होंगी, कुछ आइटम बीच में से मिस भी हो सकती हैं, या किसी सब हेड में या मेन हेड में कोई एक आध आइटम भी हो सकती है, ये भी हो सकता है ऐसे। ठीक, नाउ मूविंग टू फर्स्ट सेकंड पार्ट, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में हमने पहले डिस्कस किया है टेंजिबल एसेट्स की परचेज है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है ना। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज है, इन दोनों को परचेज किया, दोनों माइनस के हैं। 290 इसका है, 72 इसका, दो आइटम जी हैं, ये आपका बन गया 3,62,000। हमने ये कल भी डिस्कस किया था, जब किसी पार्ट का आंसर नेगेटिव में आए तो दैट शुड नॉट बी कैश फ्रॉम दैट एक्टिविटी, इट शुड बी कैश यूज्ड इन दैट एक्टिविटी, बिकॉज ये माइनस में है। पिछले में क्या किया, आंसर हमारा पॉजिटिव था, हमने क्या लिखा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे नेगेटिव है, विल राइट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इज -362,000। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। देन कमिंग टू पार्ट सी, फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में दो आइटम्स थी, एक थी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वो 2 लाख था, हमने पहले डिस्कस किया, स्टार्टिंग में दिया हुआ है। एक थी रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, माइनस हो रहे थे वो, पहले वो 1.5 लाख रुपए के थे, बाद में 1 लाख के रह गए, 50,000 रुपीज माइनस हो रही है, वो हमने माइनस कर दिया, एक प्लस एक माइनस। तो आपका कैश फ्रॉम आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,50,000, दिस इज पार्ट सी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं कैश फ्रॉम। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए बेटा, यहां तक किसी को समझ ना आया हो तो पूछ ले प्लीज। ये वही पॉइंट्स हैं जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, उसके बाद मैंने ट्रीट किए हैं, या मैं आपको साथ साथ करवाता, या मैंने पूरा सम पहले डिस्कस किया फिर आपको करवाया। कोई डाउट है इसमें? देन तीनों पार्ट्स निकालने के बाद आप अपना फॉर्मेट देखिए, उसमें क्या आता होता है, फॉर्मेट चेक करिए, तीनों पार्ट्स निकालने के बाद क्या होता है। नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चेंज आ गया। नेट चेंज आता कैसे है, तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद, प्लस माइनस करने, प्लस बी प्लस सी। दिस इज 152 माइनस, माइनस में है 362 प्लस 150, 152 पॉजिटिव, 150 पॉजिटिव, 32 माइनस 362, इट इज 60,000 रुपीज, और माइनस के नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज -60,000। इसमें हम क्या करते होते हैं, हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते होते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है आपको, इट इज 70,000, 70,000 प्लस 134,000 की जो आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दी हुई है, 70,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और 134 की ये है, तो ये आपका बन गया 2,04,000 ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमने इसमें ऐड किया, समझ आ रही है बात, हमने इसमें ऐड किया 204,000 माइनस 60, बिकॉज 60 माइनस के थे ना। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास आंसर में, ये कितना आ रहा है, जो आंसर दिया है मैंने ये वाला, कितना बन रहा है ये 1,44,000। अब ये आंसर किससे मिलना चाहिए, जो बुक में आपको दिया हुआ है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उससे मिलना चाहिए। बुक में आपको क्लोजिंग दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 का, और एक 94,000 की आपकी दी हुई है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे ही है। जब इसको हमने ऐड किया तो ये बन गई 144। बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 144 है, हमारे भी हिसाब से 144 ही आ रहा है एंड में ये वाला, इट मीन्स कि हमारा सम अब ठीक है, ठीक है। अगर ये वाला सम इससे नहीं मिलता है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बुक से नहीं मैच करता है, इसका मतलब ये है कि हमारा सम कहीं गलत है, ये मैच करना चाहिए। एंड कीप इन माइंड करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसको हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर लेना है, ओपनिंग वाले को ओपनिंग वाले में ऐड कर लेना है, क्लोजिंग वाले में ऐड कर लेना है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 ओपनिंग था, 50,000 क्लोजिंग था, तो हमने क्या किया, हमने 70 वाले में ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर ली और 50 वाले में क्लोजिंग ऐड कर ली, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रीट किया। डन, ठीक है। यस केतन। सर नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे आया? A plus B plus C, A 152, B 362 माइनस C 150, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका नेट चेंज आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है सामने। ठीक, होपफुली आपने कर लिया है। ठीक है, देन आपका सम नंबर है इसके बाद 40th सम, थोड़ा जल्दी से कर लेना, क्योंकि जब आप ये कर लोगे आपका सिंपल वाले सम पूरे हो जाएंगे। 40th sum, he says, should I read the sum? He says, from the following balance sheet of Young India Limited, prepare cash flow statement. Equity liability में शेयर होल्डर्स फंड्स, यहीं पे आप दोबारा प्लस माइनस बताना मेरे को, शेयर कैपिटल क्या होगा, थोड़ा स्पीड से, अब सीधा आंसर बताना है। A plus B minus इशू हाँ जी प्लस क्या, सिर्फ पार्ट बताओ। सी प्लस सी पार्ट इसको लिख लीजिए, आपने पिछले सम में नोट किया होगा, जो लिखा था ये वही है, सारा कुछ हमने लिखा हुआ था, A plus B minus C plus ऐसे लिखा हुआ था ना, ये वही। सो इट इज C plus, देन रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम आपका स्टार्ट होना है, नेट प्रॉफिट अर्न्ड वाला A plus, देन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000 80,000 क्या होगा, हरिया प्लीज। सी प्लस लोन सी, then is current liabilities, trade payables इंक्रीज हो रहे हैं, ए प्लस A plus, other current liabilities A A माइनस ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आए, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल में 117 थी 274 हो गई, बी माइनस परचेज। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बी माइनस देन करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज ए माइनस yes A minus, then trade receivables ए प्लस कम हो रही, then cash and cash equivalent, ठीक है। करें सम स्टार्ट, यस देख लीजिए बेटा साथ साथ में, नेट प्रॉफिट अर्न वाला पॉइंट सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेट प्रॉफिट अर्न था हमारे पास 1,01,000, पहले 82 का था, उसके बाद वो 183 का हो गया, ठीक। उसके बाद आती है एप्रोप्रिएशन, अगेन इस सब में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं, इस सब में कोई टैक्स नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं हो रही। इसके बाद आती है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स में क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे नहीं है, लॉस ऑन सेल वो भी नहीं, गुडविल वो भी नहीं। एक पॉइंट होता था आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, याद है ना, ठीक है। वो कैसे दिया होगा, वो कई बार तो निकाल के दिया होता है, इंटरेस्ट ना निकाल के दिया हो तो अगर किसी लोन के या डिवेंचर्स के आगे परसेंटेज लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट है उसका, यहाँ लिखा हुआ है 15% लिखा हुआ है, इट मींस 15% इंटरेस्ट हमने डेफिनेटली पे किया होगा, है ना, नहीं बताया हुआ तो 15% हम निकालेंगे, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, 15% ऑफ ओपनिंग वैल्यू 7500, ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है, बताता हूँ क्यों निकालना है। हमने यहाँ ओपनिंग पे निकाला 7500, इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जैसे आपको याद होगा A plus C minus, याद है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बीइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज एडेड हियर बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इट इज एन एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए यहाँ माइनस करें। फॉर्मेट में देखना, मैंने तब भी बताया था, यही पॉइंट अमाउंट यहाँ प्लस होनी है, वही यहाँ माइनस हो जानी है, नेट इफेक्ट जीरो रहेगा, लेकिन दो पार्ट्स को फर्क करेगा, डिफरेंस डालेगा, ठीक है। हमने ओपनिंग पे निकालना है, हमने ओपनिंग पे इसलिए निकालना है कि जो पहले थे वो 50,000 थे और बाद में डिबेंचर्स हो गए 80,000 के, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 30,000 के डिबेंचर्स इशू हुए हैं ना, वो एट द ईयर एंड हुए हैं, मींस डेट थी इनकी
31 मार्च 2020, इसका था 2020 31 मार्च, इसकी थी 21। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो हमने साल में कहीं ना कहीं 30,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं ना, है ना, कब किए हैं ये नहीं बताया गया। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट द 30,000 के डिबेंचर्स इशू हुए हैं, हैव बीन इशूड ऑन दिस डेट एट द ईयर एंड, इसलिए उस पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, ये एज्यूम कर रहे हैं हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, दैट इज वाई हम 50 पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बिकॉज हमने 50,000 ही यूज किया। अगर कहा होता कहीं तो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालते। अगर सब में ना बताया गया हो कब इशू किए गए हैं, तो दीज हैव बीन इशूड एट द एंड, हमने सिंपली ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना है। जैसे हमने यहाँ निकाला है 15% ऑफ 50,000 और उसको हमने ए प्लस और सी माइनस कर देना, यहाँ पे ये नया पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। ठीक, इसके अलावा ये चेंजेस जो थी वर्किंग कैपिटल की वो भी आपकी पहले हमने डिस्कस कर ली। तो 101 प्लस 7500 एडजस्टमेंट एक ही थी। दिस प्रॉफिट वाज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड करी। ये करने के बाद 122,500 आपका आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से टैक्स पे माइनस करना था, टैक्स पेड यहाँ था नहीं, तो दिस ओनली अमाउंट इज द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट विद पार्ट बी, हमारे पास दो आइटम्स थी, दोनों ही नेगेटिव थी, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो वी राइट इट एज कैश यूज्ड इन, बिकॉज इसका आंसर जो है नेट वो नेगेटिव में आ रहा है, यूज्ड इन। एंड सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जैसे पहले हमने डिस्कस किया, इश्यू ऑफ शेयर्स था 50,000 का, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 30 के थी, ये 130। ये डिबेंचर्स अलग से आने ही आने हैं और ये एक बार ही आने हैं। जो इसका इंटरेस्ट है वो दो बार ही आएगा, यहाँ प्लस किया जाएगा, इट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यहाँ माइनस किया जाएगा, इट इज कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको जब हमने ट्रीट किया इट बिकेम 72,500। नाउ नेक्स्ट चेंज ए प्लस बी प्लस सी, ए वाज 122,500, बी वाज माइनस 170, सी इज प्लस 72,500, ए प्लस बी प्लस सी किया, इट बिकेम 25,000, ए प्लस बी प्लस सी करके। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है हमें सम में, सम में कितना दिया हुआ है 70,000 70 95 बन गया, बुक में दिया है 95, सम में क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 95 है क्या? यस सर 95 यस सर हमारा 95 आंसर आ रहा है, सम में 95 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा सम जो है वो ठीक डन। ठीक है, ये कुछ आपने करना है इसे। और एक आपका जो होमवर्क है दैट इज सम नंबर 39, एक ये आप कर लेना, एक आप जो कर सकते हो सम, एक आप सम कर सकते हो सम नंबर 44, ये आप ट्राई करना, ये आप ट्राई करना, फॉर्मेट सामने खोल के फिर सम करना, फॉर्मेट सामने खोले बिना मत सम करना। ठीक है, 39 एंड कौन सा बोला मैंने 44 है ना, 44, 39 एंड 44 ये आपका होमवर्क है। और कल हम इसकी आगे एक्सटेंशन जो है विद एडजस्टमेंट्स है ना वो करेंगे, तो टॉपिक हमारा काफी पास हो जाएगा फिर। फाइन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटे, अदरवाइज द मीटिंग इज अबाउट टू गो। यस सही हम सर अगर बैलेंस शीट में करंट इन्वेस्टमेंट दिए हो तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस करेंगे उससे ओपनिंग और क्लोजिंग का। बिल्कुल, ओपनिंग वाले को ओपनिंग वाले में प्लस कर देंगे, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग वाले प्लस कर देंगे, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, उसको अलग से मिलेगा। एनीथिंग एल्स? शुड आई एंड द मीटिंग देन? फाइन, तो ये आप होमवर्क कर लेना, कल इसका अगला पार्ट हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।